Good evening everyone. My name is Ujjwal Bartwal and I am a physics faculty at SASG Education. अब हम आगे क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ये आपका 9th ICSE में तो पहले से टॉपिक था, लेकिन आपका अभी अभी न्यू जो आपकी NCERT बुक आई है 9th CBSE की, उसमें ये टॉपिक क्या हुआ है, ऐड हुआ है. कई बच्चों को क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस लेक्चर से क्या हो, इजीली क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव कर सकते हो बाय ग्राफिकल मेथड. अब मैं आपको एक क्या बोलता हूँ सजेशन दूंगा कि आपको अगर ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है तो पहले आप जितने भी ग्राफ वाली जो वीडियोस है ग्राफ्स इन मोशन, वो पहले देख के आइएगा. आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है. फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसका आपको स्लोप एक कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा था. फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा था. स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आप पहले ग्राफ वाली जो 3-4 वीडियोस हैं उनको आप पहले देख के आइए, उसके बाद आप देखिए प्रूफ क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो देखिए न्यूटन ने आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी. ठीक है, तो उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. ठीक है, एक एक करके हम तीनों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले मैं कुछ क्या ले रहा हूँ, अजम्पशन लेने पड़ते हैं हमें. पहला अजम्पशन ये है कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी प्रूफ कर सकते हो, एक ही केस के लिए प्रूफ कर सकते हो, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा. जब तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो. ठीक है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप उस इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू का एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ये है, तभी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हो, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो. अगर आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, अगर जब भी आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है तब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन होगा, आपका टाइम का फंक्शन होगा. यानी एक्सेलरेशन में कुछ ऐसी वैल्यू होगी. ठीक है, तब आप एक्सेलरेशन को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. ठीक है, ये आप कब पढ़ते हो, आगे 11th में पढ़ते हो. अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो तब आप कैसे निकाल सकते हो. ठीक है, लेकिन अभी 9th में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब निकाल सकते हो, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो. जैसे ऐसे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो एक्सेलरेशन की, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो. ठीक है, पहला केस क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए. दूसरा देखो, ये मैंने आपका क्या बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कैसे ग्राफ बन रहा था आपका, आप मुझे बताइए. कुछ ऐसा आ रहा था, पीछे देख के आइएगा वीडियो, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा था आपका. ठीक है, जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, टाइम एक्सिस था और ये वेलोसिटी एक्सिस था. ठीक है, और एक और केस था उसमें, जब मैंने बोला था, ये कौन सा केस था, जब आपका ऑब्जेक्ट किस पे था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं था, कुछ उस पे इनिशियल वेलोसिटी थी, तब आपका कैसे शुरू हो रहा था, ऐसा कुछ ग्राफ था. ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल एट t = 0 उस पे कुछ ना कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कुछ अजम्पशन लिए, जैसे मैंने बोला कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, उस पर पहले से कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि क्या है, u. ठीक है, और कुछ t टाइम बाद एट t = 0 उस पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है. ठीक है, और एट t = t यानी कुछ टाइम बाद उसने अपनी वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, v अटेन की. ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मेरे को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो मेरे को मिलता है एक्सेलरेशन. तो पहली जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपका किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में. ठीक है, तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं कुछ मार्किंग कर देता हूं. ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट को बी बोल रखा है, यहाँ से इसको डी बोल देते हैं, इस पॉइंट को ई बोल देता हूं. ठीक है, और ये तो ओ पॉइंट है ये आपका.
ठीक है। अब मुझे ये जो आपका ए बी जो दिख रहा है आपको, प्लॉट दिख रहा है आपको, मेरे को इसका स्लोप निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? इसका स्लोप। मेरे को इसका स्लोप क्या देगा इस प्लॉट का? मेरे को इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी मैं इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का चेंज देखूंगा तो मेरे को एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है जो कि है एक्सेलरेशन। और जब भी मेरे को दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का चेंज देखना होता है, रेट ऑफ चेंज देखना होता है, तब मेरे को क्या निकालना पड़ता है? उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालना पड़ता है? मुझे स्लोप निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ मार्किंग कर दिया। अब मेरे को अगर इसका स्लोप निकालना है, ए बी, अगर मैं इसे लिखूं, स्लोप निकालना है मुझे ए बी का, मेरे को ए बी का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तब आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो? देखो, स्लोप होगा आपका बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, यही होता है स्लोप आपका। क्या था? y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है? y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है आपका? ये चेंज आ रहा है bd जो आपको दिख रहा है, और x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है आपका? ये वाला जो कि क्या है आपका? ad। आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, आपको ये वाला चेंज देखना है, y एक्सिस वाला और x एक्सिस वाला। ठीक है, क्योंकि आपका जब भी आप स्लोप देखते हो मैथ्स में, आपका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y एक्सिस में क्या चेंज है डिवाइडेड बाय x एक्सिस में क्या चेंज है। तो मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ कि मेरा y एक्सिस में क्या चेंज है और x एक्सिस में क्या चेंज है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिखा? bd अपॉन ad। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ से मैं bd को कैसे लिख सकता हूँ? ये जो bd दिख रहा है आपको, ये b पॉइंट है, ये d पॉइंट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं क्या करूँ, bc कौन सा है आपकी? ये वाली वैल्यू BC ये है, BD कौन सी वैल्यू है? ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं BC से आपका ये OA माइनस कर दूंगा, अगर इस पूरे से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या? ये वाली क्वांटिटी जो कि इसके इक्वल होगा। समझे? अगर मैं इस पूरे से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या बचा हुआ मिलेगा? ये बचा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर मेरे को BD लिखना हो, BD को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अभी मैंने बताया आपको BC सब्ट्रैक्ट किससे करना है आपको? OA से, डिवाइडेड बाय AD। अब आप मुझे बताइए BC की वैल्यू क्या है? अब आप देखिए BC की वैल्यू क्या है? y एक्सिस में BC की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे v है। ये पूरी वेलोसिटी कितनी है आपकी? v है। तो BC इक्वल टू क्या है आपके? v के इक्वल है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, एट t इक्वल टू t आपकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो BC की वैल्यू कितनी है आपकी? कितनी है BC की वैल्यू? BC की वैल्यू आपकी v। अब आप मुझे बताइए OA की वैल्यू क्या है? OA था आपका कौन सा पॉइंट? एट t इक्वल टू 0 आपकी वेलोसिटी कितनी है? एट t इक्वल टू 0 आपकी वेलोसिटी कितनी है? u है। तो आपका जो OA है वो किसके इक्वल है? आपका u के इक्वल है। ठीक है, BC आपका इक्वल है v के और OA है आपका इक्वल किसके? u के। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो एक्सेलरेशन को। आप कैसे लिख सकते हो फिर? BC की वैल्यू क्या है? v माइनस OA की वैल्यू क्या है? u डिवाइडेड बाय AD क्या है आपका? आप देखो, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू AD। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये वाली वैल्यू AD आपका किसके इक्वल है? OC के इक्वल। दिख रहा है आपको? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी? सेम होगी। AD किसके इक्वल है आपका? OC के इक्वल है। और OC किसके इक्वल है आपका? आप देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टाइम t है, तो ये OC आपका इक्वल है t के। तो OC आपका इक्वल है t के। तो आप यहाँ से लिख सकते हो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, देख सकते हो। तो यहाँ से आप इसको इधर ले जाओ, v माइनस u आपका किससे इक्वल आ जाएगा? AT के। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये आपकी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने स्लोप निकाला। स्लोप कैसे निकाला मैंने? स्लोप आप कैसे निकालते हो? आपका y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है और x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है आपका? BD का, x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है आपका? AD। ठीक है, BD अपॉन AD।
अब मैं BD को कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो मैंने करा BC माइनस आपका OA, तो मेरे को क्या मिला, BD मिला। ठीक है, तो BD को मैंने लिख दिया BC माइनस OA। अब AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका AD इक्वल है आपका OC के। ठीक है, अब BC आपका किससे इक्वल है, आपका वेलोसिटी एट t इक्वल टू t कितनी है, v है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। और आपका जो OA इक्वल है वो किसके इक्वल है, आपका इनिशियल वेलोसिटी के, जो कि आपका u। यहाँ ग्राफ से आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू क्या है, u, और ये पूरी वैल्यू क्या है, v। तो मैंने लिख दिया BC को v, OA को मैंने लिख दिया u, और AD को क्या लिखा मैंने, AD को लिखा मैंने क्या, OC के इक्वल, जो कि है आपका t के इक्वल। तो मेरा यहाँ से आ गया A इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो v हो गया आपका u प्लस AT। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, फिर ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आप ये सब लिख सकते हैं कि आपका AD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और OC किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, BC आपका V के इक्वल है, OA U के इक्वल है। फिर यहाँ पे आप आइएगा और ये लास्ट में यहाँ तक आना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, पॉज करके लिख सकते हैं आप। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जो होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में थी, आपका एक्सेलरेशन आ रहा था आपका, और वेलोसिटी आ रहा था, और टाइम आ रहा था आपका, ये आया था ना v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो आपका वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन और टाइम के साथ आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वेशन। अब आप मुझे बताइए, ये सेम ग्राफ सेम प्लॉट है, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ता है, मुझे उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। तो अगर आप इस फिगर का एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे होगा, देखिए अगर आपको फिर से मार्क कर देता हूँ मैं, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये D पॉइंट बोल देता हूँ मैं, और इसको E पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो प्लॉट दिख रहा है, इसमें फिर से आपका कौन सा केस है, वही सारे अजम्पशन लेंगे कि आपका जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, वो किससे शुरू हो रहा था, कुछ u वेलोसिटी से शुरू हो रहा था, उसने कुछ टाइम बाद v वेलोसिटी अटेन कर लिया। इस केस में भी आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लग सकती है जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जीरो से v पहुंचने में, सॉरी u से v पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर दी कर्व। कर्व देखिए कौन सा है आपका, क्या नाम दे सकता हूं, AOCB, AOCB दे सकता हूं, AOCB। आप देखिए इस कर्व का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, दो तरीके से निकाल सकता हूं, बट मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये एक्चुअली फिगर क्या आपकी एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम को मैंने आपको एरिया बताया था, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, AOCB। ठीक है, अगर मेरे को इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है आपका ये ट्राइंगल वाला, और एक पार्ट है आपका ये रेक्टेंगल वाला। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने से अच्छा मैं क्या करूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, और इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकाल दूं और इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है आपका बी ए डी, बी ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या है आपका ए डी सी ओ, ए डी सी ओ, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि मेरा किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ बेस कितना है आपका एडी के इक्वल है, हाइट कितनी है आपकी किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल। यहां तक है समझ में। यहां देखिए ट्राइंगल का बेस क्या है, एडी है ना, और इसकी हाइट क्या है, एडी है, ये इसकी हाइट है और ये इसका क्या है, बेस है, प्लस आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी, देखिए कितनी है लेंथ, ओ ए, या मैं बोलूं लेंथ है इसकी एडी, लेंथ है क्या इसकी एडी, और ब्रेथ क्या है इसकी, ये वाली साइड क्या है आपकी सी डी, या मैं बोलूं कौन सी, ए ओ। यहां तक आया समझ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है इसका एडी और हाइट क्या है इसकी बीडी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मैंने ली आपकी एडी और ब्रेथ ली मैंने कौन सी आपकी ये ओ ए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू एडी को, आपने एडी को कैसे लिख सकते हो, एडी आपका किससे इक्वल है, ओसी के इक्वल, तो एडी को आप लिख सकते हो ओसी इंटू बीडी को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे पिछले वाले केस में हमने करा था, बीडी को आप कैसे लिख सकते हो, इस पूरे से अगर आप ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका बीडी बचेगा, तो बीडी को आप लिख सकते हो क्या, बीसी माइनस ओ ए, तो बीडी को आप लिख सकते हो क्या, बीसी माइनस ओ ए, ठीक है। प्लस एडी को आप कैसे लिख सकते हो, एडी को आप लिख सकते हो ओसी, एडी को लिख सकते हो ओसी, और ओ ए को रख सकते हो आप ओ ए के इक्वल, या ए ओ ए इक्वल ही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें हाफ इंटू ओ सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल, ठीक है, इंटू ओ बी सी, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी वी के इक्वल है, ठीक है, माइनस ओ ए किसके इक्वल है आपका यू के, प्लस ओ सी किसके इक्वल है आपका टी के, इंटू ओ ए किसके इक्वल है आपका ओ ए यू इक्वल है आपका किसके यू के, ठीक है। यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब इसको मैं ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया आपका हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, ए को आपने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन है ना आपकी, आप यहां से v माइनस यू को क्या लिख सकते हो, ए टी लिख सकते हो, इसको आप कहां पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन भी यूज हो रही है इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हाफ इंटू टी इंटू आप अब v माइनस यू को क्या लिख सकते हो ए टी, ए इंटू टी प्लस यू इंटू टी। तो आपकी सेकंड इक्वेशन मोशन क्या बन रही है, अब आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हो एस से, किससे, स्मॉल एस से, तो आपका एस इक्वल टू हो गया, यहाँ पे आप देखिए यू टी प्लस हाफ ए, अब टी इंटू टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी आपका यूज हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं हो रहा है, आपका कौन सा सेकंड इक्वेशन के प्रूफ में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या आया था, यही आया था, ए को आपने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। अब लास्ट है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको कोई भी ग्राफ नहीं प्लॉट करना होता, आप पहले दो इक्वेशन के रिजल्ट से ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हो, निकालते हो। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन का रिजल्ट क्या आया था आपका, ए को आपने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में। सेकेंड इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। तो थर्ड इक्वेशन आपकी आती है किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में। तो मैं ऐसी इक्वेशन बना रहा हूं जिसमें टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी मेरे को इस वाली इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से मेरे को टाइम की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, तभी जाके मेरा वेलोसिटी और किसके डिस्प्लेसमेंट में बीच का क्या आ सकता है, कोई इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी, सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आप टी को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हो आप। अब इस t की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इस t की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो t की सारी वैल्यू क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है ना। सिर्फ किसके फॉर्म में आ जाएगा, फिर एक वेलोसिटी के फॉर्म में, एक्सेलरेशन की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो आप देखिए इस इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऐसा आ जाएगा आपका u इंटू टी की जगह आप देख सकते हो v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यानी v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा आपका u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए से ए आप कट जाएगा। ठीक है, तो आपका s किसके इक्वल आ गया, u v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दो टर्म्स का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, इन दो टर्म्स का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो आपका s किसके इक्वल आ जाएगा, a और 2a का एलसीएम क्या होगा आपका 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 2as इक्वल टू 2u इंटू v माइनस यू प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 2as इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, v माइनस यू कॉमन ले सकते हो, v माइनस यू आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 2u बचा प्लस v माइनस यू। ठीक है, तो 2as इक्वल टू v माइनस यू, अंदर क्या होगा 2u माइनस यू कितना होगा u। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आप देखिए ये आपकी एक मैथ्स की आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आप देखिए a ये है, b ये है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू, इसको आप कैसे ले सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, a है आपका v के इक्वल और b है आपका u के इक्वल। ठीक है, तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कैसे प्रूव करी, आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करके, उनका यूज करके मैंने थर्ड इक्वेशन क्या निकाली। ठीक है, आपको थर्ड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू नहीं चाहिए होती, इसलिए आप टाइम की वैल्यू कहां से पुट करते हो, फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव करते हो। टाइम की वैल्यू आप क्या करते हो, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। ठीक है, थोड़ा मैथ्स है, कैलकुलेशन है। ठीक है, एक बार आप खुद से भी ट्राई करिएगा, ये
कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या क्या आ गई। पहली थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, याद रखिएगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके क्वेश्चंस करने में क्या होगी, बहुत यूज होंगी। किस केस में होता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब आप देखिए एक नोट है, ये जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इनको क्या एक और नाम है इनका, काइनेमेटिक इक्वेशन। अगर आपको बोले काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करना है तो आपको अपने आप समझ जाना है कि आपको क्या बोल रहा है, न्यूटन्स क्या इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशन है, जितनी भी आपकी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, उस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए जब भी आप ये लगाते हो व्हाइल इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस में चल रहे हो। आपके चैप्टर का नाम ही मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो आप चल रहे हो जब स्ट्रेट लाइन में, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। यही था, आप जब तक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, while using kinematic equation for motion in a straight line in one direction, remember that distance traveled and magnitude of displacement are equal। ठीक है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्या आ जाती है, आपकी डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, फिर और जो आपकी स्पीड होती है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो दोनों भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब आप देखिए, अगर आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आपकी यानी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, आपको पता है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपका u, v, a and s in these equation tells us about the direction of that particular quantity, मतलब अगर आपका u नेगेटिव आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा, अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यानी आप इस डायरेक्शन में चले होंगे, तभी u आपका नेगेटिव आएगा अगर आप क्वेश्चंस कर। सिमिलरली अगर आपका s नेगेटिव आए, नेगेटिव s कब आएगा, s क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो साइन, आपका साइन कन्वेंशन क्या बता रहा है, एक्चुअली में डायरेक्शन बता रहा है आपकी, किसकी, इन वेलोसिटीज की, एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।